नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो इंडियन रेलवेज इकोनॉमी इन 2030। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवेज टू मेक इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 फ्यूचर। 10 ट्रिलियन। दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करवाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और सामान देश के किसी भी कोने में जल्दी भी पहुंच जाता है। जापान, चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के बारे में और जानेंगे कि फ्यूचर में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इंडियन रेलवेज का कितना योगदान होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारतीय रेलवे का इतिहास 168 ईयर्स पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री ने सफर किया था। भारत की पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। भारत के बंटवारे के बाद रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में रहा। आज़ादी के 4 साल बाद 1951 में भारत सरकार ने इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड 8 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवेज में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं। भारत का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 68,000 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 71% नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड है। इंडियन रेलवेज के पास 13,500 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स हैं, 9,000 से ज़्यादा फ्रेट ट्रेन्स हैं और लगभग 7,500 स्टेशन हैं। भारत में रोज़ाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और रेलवे के थ्रू भारत में डेली 3 मिलियन टन माल ढुलाई होती है। भारतीय रेलवे लगभग देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में पहुंच जाए। भारत सरकार का मेन लक्ष्य देश के कोने कोने को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करना है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 24 से 26 बिलियन डॉलर्स के बीच रहा है। पर आने वाले कुछ सालों में आपको इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि भारत सरकार रेलवेज के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ध्यान दे रही है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब देश में 85% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन माल ढुलाई रेलवेज के थ्रू होती थी और बाकी का 15% रोड्स के थ्रू होती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया रेलवे से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया और रोड के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया। 72 साल में पूरी तरह से उलटफेर देखने को मिला। इस उलटफेर का कारण भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका रूट सेम रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट बहुत बढ़ने लगा। और इसी के चलते लोगों का भरोसा मालगाड़ियों से भी उठने लगा और लोगों ने रेलवे की जगह रोड्स के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 79% शेयर फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों का होता है। पैसेंजर ट्रेन का शेयर लगभग 17% होता है, सन्ड्री का 1.7% और अदर कोचिंग्स का 2.3% होता है। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने कई सालों तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज़ में लगाया जाता था।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। जब ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू भी बढ़ने लगेगा। 2014 के बाद से हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवेज को बहुत तेज़ी से डेवलप और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत सरकार रेलवे के लिए अब फंड भी ज़्यादा निकाल रही है और इस फंड का प्रॉपर यूज़ भी हो रहा है। भारत में लगभग 7,500 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें से 6,000 रेलवे स्टेशन में वाईफाई सर्विसेज मौजूद हैं। जहां पहले ऑनलाइन पर मिनट सिर्फ 2,000 ई टिकट की बुकिंग होती थी, वहीं अब पर मिनट ऑनलाइन 20,000 से ज़्यादा टिकट्स की बुकिंग होती है। पिछले कुछ सालों में ट्रेन के एक्सीडेंट भी कम हुए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेज़ी से हुआ है। इसके अलावा भारत में रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है। पिछले साल इंडियन रेलवेज़ की प्रोडक्शन यूनिट रेल कोच फैक्ट्री ने 1500 से ज़्यादा LHB कोचेस मैन्युफैक्चर किए थे। पहले जहां हम ट्रेन कोचेस को इंपोर्ट किया करते थे, वहीं आज हम ट्रेन के कोचेस अपने लिए बनाते भी हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत में लोकोमोटिव की फैक्ट्रीज भी बढ़ी हैं और आज भारत लोकोमोटिव को भी एक्सपोर्ट करता है। भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी इंडियन रेलवेज ने बहुत सी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन और सेमी लग्जरी ट्रेन चलाई हैं, जैसे कि पैलेस ऑफ व्हील, रॉयल राजस्थान महाराजा एक्सप्रेस इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म के लिए भारत दर्शन ट्रेन, आस्था सर्किट ट्रेन और अभी हाल ही में रामायण यात्रा ट्रेन भी चलाई गई है। इसके अलावा अब ट्रेन में मिलने वाले खाने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे स्टेशन और ट्रेन की साफ सफाई में भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने ट्रेन की कोचेस में बहुत बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल किए हैं। 2021 में इंडियन रेलवेज ने सारी पैसेंजर ट्रेन की कोचेस में बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल कर दिए थे। फ्यूचर की बात करें तो 2020 में इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड को बढ़ाया जाएगा, नए फास्ट स्पीड ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2024 तक इंडियन रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 600 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और 400 पुराने स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते बनाया गया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 450 करोड़ रुपए। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन में अब अपग्रेडेड एमिनिटीज, सीटिंग, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम को भी लगाया जाएगा और साथ में स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। अभी वंदे भारत की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। इसका न्यू वर्जन आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार 75 न्यू वंदे भारत ट्रेन ला रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट भी करे, क्योंकि बहुत सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में इंटरेस्ट शो किया है। भारत वंदे भारत ट्रेन को बहुत सस्ता तो बनाता ही है, साथ में अच्छी क्वालिटी में भी बना रहा है। 2020 में जब वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 साल कंप्लीट किए थे, तब इंडियन रेलवेज ने बताया था कि वंदे भारत ने 1 साल में 92 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया था। वंदे भारत ट्रेन को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग 1 साल में ही निकाल दी थी। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ही ट्रेन को भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसा देना होता। इसके अलावा आपको आने वाले समय में भारत के कई डिफरेंट सिटीज़ में बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2023 में शुरू हो जाती, पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने की डेट 2028 बताई जा रही है। इसके अलावा आने वाले समय में आपको दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू कोलकाता और चेन्नई टू बेंगलोर रूट के लिए भी बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख सकती है। इन रूट का प्रपोजल भारत सरकार के सामने रखा हुआ है। बुलेट ट्रेन के अलावा आने वाले समय में आप लोग भारत में पहली हाइपरलूप ट्रेन भी चलती हुई देखेंगे। दुनिया में पहली हाइपरलूप ट्रेन आपको भारत में चलती हुई दिखती, पर थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगेन उन्होंने 2019 में ये प्रोजेक्ट को भी रोक दिया। तो आने वाले समय में आपको भारत की पहली हाइपरलूप ट्रेन किसी और स्टेट में बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भारत सरकार 2 डिफेंस रेलवे कॉरिडोर भी बनाएगी, जिससे वॉर जैसी सिचुएशन में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। डिफेंस रेलवे कॉरिडोर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 15 जियो स्ट्रेटेजिक एरिया चुने हैं, जहां रेल लाइन बिछाई जाएगी और वो एरिया चाइना, पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर के करीब होंगे, जिससे इन एरिया में ट्रूप्स की मूवमेंट तेज़ी से हो सकेगी। इसके अलावा भारत में और भी बहुत से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे।
जिससे भारत में न केवल माल ढुलाई सस्ती होगी बल्कि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी फास्ट होगी। इसके अलावा भारत के सारे रेलवे सिस्टम में वाईफाई की फैसिलिटी लगाई जाएगी। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशन में सोलर पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे। इन सब टारगेट को पूरा करने के लिए भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प लेगी। भारत सरकार ने 2019 के बजट में अनाउंस किया था कि 2030 तक वो इंडियन रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए लगभग $700 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, जिससे देश की रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। देश में आबादी को देखते हुए 20,000 ट्रेन की ज़रूरत है और अभी भारत में 13,000 ट्रेन चल रही हैं। देश की आबादी को देखते हुए भारत को 7,000 ट्रेन और चाहिए, पर इन ट्रेन के लिए भारत सरकार के पास अभी फंड नहीं है। साथ में रेलवे के मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी तमाम चीज़ों के लिए भी भारत सरकार के पास फंड नहीं है। तो फंड को जुटाने के लिए भारत सरकार पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तरफ देख रही है। वैसे रेलवे की प्राइवेटाइजेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, पहले तो हम 5 ट्रिलियन जीडीपी सुन रहे थे कि 2025 तक इंडिया का टारगेट है, तो 2030 का पता चला कि 10 ट्रिलियन डॉलर्स। अच्छा देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है या इनकी जो सोच है या इनका जो तरीक़ेकार है, ये पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए एक तरह से एक एग्जाम्पल है। आप जब तक देखिए, सबसे पहले तो अगर 10 ट्रिलियन जीडीपी का सोचें तो इस वक्त इम्पॉसिबल है। अगर बंदा कहे कि मुझे अगले साल करना है, अगले साल करना, नहीं होगा। देखो, पहले उनका टारगेट है कि हम पहले 5 तक जाएंगे। अभी 3, 3.5 तक तो मेरे ख्याल में शायद है, 3.5 से भी ज़्यादा है। तो उसके बाद इन्होंने पहले 5 का टारगेट रखा हुआ है, फिर 10 का भी रखा हुआ है। आप जब तक कोई टारगेट सेट नहीं करते अपनी लाइफ के, हम ये तो एक कंट्री की बात हो रही है, ये मेरा गोल है, मैं टारगेट सेट करूंगी तभी तो मैं वहां तक पहुंचूंगी। तो मैं कहता हूँ कितना ज़बरदस्त सिस्टम उनका कि उनका एक टारगेट है। अच्छा, उस टारगेट के अंदर अगर देर हो रही होगी तो फीलिंग आ जाएगी कि अगर आप 2025 तक 5 ट्रिलियन तक नहीं पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम सही तरीके से नहीं हो रहा, कहाँ पे लूज़ हो रहा है मसले मसाइल। लेकिन मुझे पूरी वीडियो में थोड़ा सा अफसोस हुआ बुलेट का और हाइपरलूप का सुन के। हाइपरलूप का स्पेशली इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि सबसे पहले इंडिया में बनती है और थोड़ा सा डिले होने की वजह से मतलब अब नहीं बन पाए। देखिए, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो थी, तो इसमें हमारे भाई ने हमें पॉलिटिशियन की तरफ नहीं गए, मतलब उसकी बुराई या उसकी बुराई उन्होंने सरसरी तौर पे जिक्र किया। असल में होता क्या है? अच्छा, आपके जहन में क्या है कि क्यों नहीं हुआ? वो कह तो नहीं गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट वो इंडिया की नहीं थी क्या? नहीं, मैन गवर्नमेंट एक तो होती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या होती है। होता क्या है, सूबाई और उनका हो रहा होगा। होता क्या है, होता ये है कि क्रेडिट, जेलसीज, हुकूमत किसकी है कि क्रेडिट किसके सर पे आ जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कह रहे हैं स्टेट और मैन गवर्नमेंट से थोड़ा सा हो जाता है मतलब। अच्छा, तो उनका ये होता है कि आपस में ही एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ होती तो उसका सेहरा बीजेपी के ऊपर आता, मोदी जी के सर आता। तो कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं। और बाज़ दफ़ा कई स्टेट्स ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होती है। पूरे मुल्क में तो होती है, एक वफाकी होती है ना, एक सूबाई होती है, एक तो पूरे कंट्री की होती है, लेकिन कहीं का कोई मिनिस्टर ऐसे भी होते हैं जो किसी और पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं समझ रही हूँ, जैसे सूबे के जो मिनिस्टर्स हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो सब मोदी जी की पार्टी से हमारे यहाँ जो है पूरे मुल्क में जो हुकूमत है उस वक्त तहरीक पाकिस्तान की है, ठीक है। लेकिन पंजाब में भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिंध में है ना, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला है, सीएम जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो मुस्लिम उसके नहीं है, तहरीक इंसाफ के। तो इस तरह के मामलात भी होते हैं। अच्छा, इंडिया ने मेन मुद्दा पकड़ लिया है, मेन जड़ पकड़ ली है, रेलवे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है कि कम से कम उन्हें पता तो चल गया। अच्छा, मैं एक बात है, ये जनरली ये बात कर चुके हैं हम बहुत बार
तो बात वो करते हैं कि जिस पे हमने बात की, मैं थोड़ी सी बात इस चीज़ से करना चाहूँगी कि फ्रेट के ऊपर इतना मतलब गौर व फिक्र क्यों नहीं थी और पहले कहाँ तो 80s में था, 80% में था और यहाँ पे अब 30% पर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मसले मसाइल रहे होंगे? पहली वजह तो जब गवर्नमेंट इतनी मतलब एक सतर्क के चौकन्नी है, हर चीज़ के ऊपर उसकी नज़र है, तो फिर फ्रेट के असल में पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो आवाम जिस ट्रेन में बैठी हुई है वो ट्रेन अगर रुकती है, पैसेंजर ट्रेन, हाँ, तो वो ट्रेन रुकती है तो मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात क्यों आती हैं कि शोर शराबा है, लोग हैं, शिकायतें हैं। अच्छा, एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी में सिर्फ मालगाड़ी है और 10-15 लोगों का स्टाफ होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा तो वो गाड़ी अगर रुकती है तो कौन शोर कर रहा है? कौन शोर? जो लोग जिनका माल है वो थोड़ा बहुत शोर कर रहे होंगे। हमारा माल कुछ माल ऐसा भी होता है जो ज़्यादा दिन तक कुछ होता है खुश्क मटेरियल होता है, कुछ खुश्क मटेरियल होता है, बर्बाद हो जाता है, तो कुछ कोई इशू नहीं होता तो कुछ ख़राब भी हो सकता है। तो उस वजह से ज़्यादातर तवज्जो या ज़्यादातर ट्रेन के जो रूट्स हैं वो पैसेंजर के लिए मखसूस कर लिए गए। अच्छा, मैं एक बात उन पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई। मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसेंजर ट्रेन्स के रूट्स अलग रखने चाहिए थे, बिल्कुल, ठीक है, और फ्रेट के लिए अलग रखने चाहिए। अब आपने वीडियो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, मुझे लग रहा है यही हुआ। अब आपने वीडियोस देखी है ना कि आगे चल के वो इसी पर ही फोकस कर रहे हैं कि फ्रेट का जो है पूरा रूट ही अलग हो, ताकि अच्छा आपको इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है रेलवे, इसका मतलब है ये आपको ज़्यादा कमा के दे सकती है अगर आप तवज्जो दें तो। 80% वो अभी दे रहा है, तो इसका मतलब है अगर इस पे पैसेंजर ट्रेन से उन्होंने कहा तकरीबन ऑलमोस्ट 17 या 18% होता है, लेकिन 80% ये कमा कर दे रहा है। तो मैं हैरान हूँ कि ये तो ये बात हो गई कि तवज्जो जिस पे बिल्कुल भी नहीं है वही सबसे ज़्यादा आपको कमा कर दे रहा है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने जो सफ़र किया भी है ट्रेनों में, तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि इनकी बातों से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ, अक्सर जो नॉर्मल ट्रेन है ना उसी पे ही माल भरा जा रहा है। अच्छा, पैसेंजर भी होते हैं, माल भी होते हैं। हमारे यहाँ वहाँ पे माल के कुछ 1-2 डब्बे मखसूस कर लिए गए होते हैं कार्गो के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है, ये रेलवे है, फ्रेट, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, शायद बंद हो गई है। मैंने नोट किया कि मुझे अभी याद आ रहा है कि अक्सर ट्रेन के साथ साथ पैसेंजरों के साथ साथ अच्छे खासे कार्टन पड़े होते हैं, बड़े बड़े पूरे डब्बों के। आप पाकिस्तान की बात करो, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इसके लिए तो रास्ता है, इसने तो पहुंचना ही पहुंचना है 1 दिन में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, तो उसी में ही माल डाला जा रहा है। एक अलग से अच्छा अलग से लेकिन एक काम को अच्छे तरीके से करने के लिए हर चीज़ का अलग एक सिस्टम हो तो आपकी तरक्की है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे ख्याल में तवज्जो देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान में भी। अगर आप अपने काम में तवज्जो देते हो और इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन से करते हो तो आपका तो रेल आपको पता है, बचपन से हम सुन रहे हैं पाकिस्तान का रेलवे खसारे में, पाकिस्तान का रेलवे खसारे, बचपन से हम सुन रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि अभी 30% उसका रोल है तो वो 79% कमा कर दे रहा है। बिल्कुल, ठीक है, बड़ी बात है। जब आप उसके ऊपर तवज्जो दोगे, उसको मतलब अच्छी तरीके से वो काम कर पाएगा जैसे उसको करना चाहिए तरीके से, या 80% 90% तक पहुंच जाएगा, तो वो कितना आपको कमा कर देगा? आपको तो पैसेंजर ट्रेन की जो इनकम है उसको तो आप नज़रअंदाज कर दोगे। 10 to 17% है, सारा तो आपको इसी से मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार बहुत ही मतलब है कि मैं तो कहूँगी कि आप एक वो होता है ना, आपको सीक्रेट पता चल गया हो। तो मैंने तो मतलब जितनी भी वीडियोस देखी हैं और इंडिया की तरक्की का राज अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोड, इनकी टोटल तरक्की। अच्छा, वो पहले वो मेट्रोस इंपोर्ट करते थे और अब वो खुद बनाते हैं, खुद यूज भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, एक और वंदे भारत, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बैरून मुल्क के लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बड़ी बात है। मैं तब ये जो ट्रेन देखी मैंने, इतनी खूबसूरत बिल्कुल मेट्रो की तरह का लुक था इनका। अच्छा, आपने देखा था ना ट्रेन 18 में? एक ब्लॉग देखा था आपने, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है बड़ा पुराना सिस्टम चल रहा है। लोग अगर देखेंगे तो बड़ा हैरान, बहुत ज़बरदस्त, इसकी स्पीड भी तेज़, मुझे बड़ा लुक जो है ना बड़ा एंड लगता है, बहुत अच्छा कॉस्ट कम, सबसे मेन चीज़ 50% समझे। वो कह रहे हैं कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते तो हमें 40% मज़ीद ज़्यादा में पड़ती, हमें 40% कम में बनाई, तो आप समझिए आधो में बनाई। अच्छा, अगर ट्रेन अपने यहाँ बन रही है इंडिया में तो इसका मतलब है उसके पीछे भी कितनी प्लानिंग हुई होगी, कितने कारखाने लगे होंगे, गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया होगा, गवर्नमेंट ने लोगों को ट्रेन किया होगा। मैं तो मतलब है कि मैं एक चीज़ और सोचती हूँ, दूसरे कंट्रीज़ में जैसे हमने फार्मेसी में भी देखा ना, इंडिया चीज़ों को चीपेस्ट
रेट्स में दे देता है। जैसे अभी ये वंदे भारत के बारे में भी हमने सुना कि बहुत कम रेट में दे रहा है, ठीक है, और बना भी रहा है। इसी तरह हमने फार्मेसी में बहुत सारी मतलब मेडिसिन के बारे में सुना था कि बाहर वो कई डॉलर्स में और यहाँ पे वो बहुत सस्ती मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। कि इंडिया अगर सस्ती दे रहा है तो यार सबसे पहले तो हम ये सोचें कि यार ईमानदारी ये इसका मतलब है। ईमानदारी, एग्जैक्टली ना। देखिए आप वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, मतलब आप अगर बना रहे हैं सस्ती तो आप उसकी कीमत के मुकाबले में जो दूसरे कंट्री वाले आपको दे रहे हैं थोड़ी कम रखोगे मेरे ख्याल में। लेकिन आप अपनी कॉस्ट को देखते हुए कि आपकी अगर कॉस्ट कम आ रही है तो आप वो कर रहे हो, बता रहे हो, और आप बाकायदा दुनिया को सस्ती दे रहे हो ईमानदारी के साथ। यानी इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ इंडिया के लिए एक लास्ट जुमला कि इंडिया बेशक अपने आप को तो आगे लेके जा रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन वो किसी आसपास वाले देशों को भी नहीं छोड़ रहा। मतलब वो उनको भी तरक्की के में पीछे नहीं छोड़ रहा कि यार दूसरे पता है आपको पता है इंडिया के जितने भी आसपास जितने भी देश है सब गरीब हैं। कोई बहुत अमीर तरीन देश नहीं है और वहाँ पे हमारा सारा पुराना सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ पुराना सिस्टम चल रहा है रेलवे का। तो अगर दूसरे कंट्रीज़ में इंडिया की ट्रेन जाती हैं और सस्ती जाती हैं तो इसका फ़ायदा वहाँ के आवाम को है। अच्छा। लेकिन इस बात को लेके इंडिया को खुशी है। अगर वो सस्ती दे रहा है तो इसका मतलब है कि उससे खुशी है कि लोगों को सस्ती मिले। अच्छा, और एक और बात इसी बात पे बनती है कि यानी कि ईमानदार कौम, बड़ी ईमानदार कौम, वो चाहें तो 50% में मैं एक चीज़ बना रही हूँ, अब रेट तो मैं ही फिक्स करूँगी, मैं 100% ही चार्ज करूँगी। बोल नहीं 10 कंट्रीज़ में ये इतने किए तो मुझे भी आप इतने किए दो, चले 2-3 रुपये कम कर लें, कुछ % कम कर लें। लेकिन ऐसा नहीं, वो जितने में बना रहे हैं वो उतने में ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि हमारे लिए मैं कहता हूँ कि बस प्रॉफिट रखकर एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत हैरानकुन बात है, बहुत हैरानकुन। तो एक बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वीडियो और कुछ चीज़ें हमें अंदाज़ा भी थी, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से रेलवे को फोकस किया गया। और खुशी हो रही है इस बात की कि 2030 तक इंडिया रीच कर जाएगा $10 ट्रिलियन। ज़बरदस्त। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।